नमस्कार साथियों, किस्सा गोई में आपको बहुत बहुत स्वागत है। यही सच है कहानी की इस कड़ी में भाग 3 तक में हमने देखा कि दीपा कलकत्ता से अब कानपुर लौट रही है और स्टेशन पर उसे छोड़ने निशीथ आता है। दीपा यह चाहती भी थी कि निशीथ आए। वह यह भी चाहती थी कि निशीथ उससे कुछ बात करे, उससे कुछ पूछे, उससे कुछ कहे। पर निशीथ ऐसा कुछ नहीं पूछता। वह उससे बहुत साधारण सी बात करता है कि तुमने अपना बिस्तर लगा लिया है, तुम्हारे पास खाना पानी है कि नहीं। और दीपा उससे खींच जाती है। उसको लगता है कि मैं कुछ और चाहती हूँ कि निशीथ मुझसे कुछ बात करे, पर निशीथ कुछ नहीं बोलता। और दीपा दुखी भारी मन से ट्रेन में बैठ जाती है और ट्रेन चल पड़ती है। आइए देखते हैं कि आज इस कहानी में क्या है। बोझिल मन से मैं अपने फैलाए हुए बिस्तर पर लेट जाती हूँ। आंखें बंद करते ही सबसे पहले मेरे सामने संजय का चित्र उभरता है। कानपुर जाकर मैं उससे क्या कहूंगी। इतने दिनों तक उसे छलती आई, अपने को छलती आई, पर अब नहीं। मैं उसे सारी बात समझा दूंगी। कहूंगी, संजय, जिस संबंध को टूटा हुआ जानकर मैं भूल चुकी थी, उसकी जड़ें हृदय की किन अतल गहराइयों में जमी हुई है, इसका एहसास कलकत्ता में निशीथ से मिलकर हुआ। याद आता है, तुम निशीथ को लेकर सदैव ही संदिग्ध रहते थे, पर तब मैं तुम्हें ईर्ष्यालु समझती थी। आज स्वीकार करती हूँ कि तुम जीते और मैं हारी। सच मानना संजय, 2.5 साल में मैं स्वयं भ्रम में थी और तुम्हें भी भ्रम में डाल रखा था। पर आज भ्रम के, छलना के सारे ही जाल छिन्न भिन्न हो गए हैं। मैं आज भी निशीथ को प्यार करती हूँ और यह जानने के बाद एक भी दिन तुम्हारे साथ और छल करने का दुस्साहस कैसे करूं। आज पहली बार मैंने अपने संबंधों का विश्लेषण किया तो जैसे सब कुछ ही स्पष्ट हो गया। और जब मेरे सामने सब कुछ स्पष्ट हो गया तो तुमसे कुछ भी नहीं छिपाऊंगी। तुम्हारे सामने मैं चाहूं भी तो झूठ नहीं बोल सकती। आज लग रहा है तुम्हारे प्रति मेरे मन में जो भी भावना है वह प्यार की नहीं, केवल कृतज्ञता की है। तुमने मुझे उस समय सहारा दिया था जब अपने पिता और निशीथ को खोकर मैं चूर चूर हो चुकी थी। सारा संसार मुझे वीरान नजर आने लगा था। उस समय तुमने मुझे अपने स्नेहिल स्पर्श से जिला दिया था। मेरा मुरझाया मरा मन हरा उठा। मैं कृतकृत्य हो उठी और समझने लगी कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। पर प्यार की बेसुध घड़ियां, वे विभोर क्षण, तन्मयता के वे पल जहां शब्द चुक जाते हैं, हमारे जीवन में कभी नहीं आए। तुम ही बताओ, आए कभी? तुम्हारे असंख्य आलिंगनों और चुंबनों के बीच भी एक क्षण के लिए तो मैंने कभी तन मन की सुध बिसरा देने वाली पुलक या मादकता का अनुभव नहीं किया। सोचती हूँ, निशीथ के चले जाने के बाद मेरे जीवन में एक विराट शून्यता आ गई थी। एक खोखलापन आ गया था। तुमने उसकी पूर्ति की। तुम पूरक थे। मैं गलती से तुम्हें प्रियतम समझ बैठी। मुझे क्षमा कर दो संजय और लौट जाओ। तुम्हें मुझ जैसी अनेक दीपाएं मिल जाएगी जो सचमुच ही तुम्हें प्रियतम की तरह प्यार करेंगी। आज एक बात अच्छी तरह जान गई हूँ कि प्रथम प्रेम ही सच्चा प्रेम होता है। बाद में किया हुआ प्रेम तो अपने को भूलने का, भरमाने का प्रयास मात्र होता है। इसी तरह की असंख्य बातें मेरे दिमाग में आती है जो मैं संजय से कहूंगी, कह सकूंगी यह सब, लेकिन कहना तो होगा ही। उसके साथ अब एक भी दिन मैं छल नहीं कर सकती। मन से किसी और की आराधना करके तन से उसकी होने का अभिनय करती रहूं। छी, नहीं जानती या सोचते सोचते मुझे कब नींद आ गई। लौट कर अपना कमरा खोलती हूँ तो देखती हूँ सब कुछ ज्यों का त्यों है। सिर्फ फूलदान के रजनीगंधा मुरझा गए हैं। कुछ फूल झरकर जमीन पर इधर उधर भी बिखर गए हैं। आगे बढ़ती हूँ तो जमीन पर एक लिफाफा दिखाई देता है। संजय की लिखाई है। खोला तो छोटा सा पत्र था। दीपा, तुमने तो कलकत्ता जाकर कोई सूचना ही नहीं दी। मैं आज ऑफिस के काम से अटक मैं आज ऑफिस के काम से कटक जा रहा हूँ। 5-6 दिन में लौट आऊंगा। तब तक तो तुम भी आ ही जाओगी। जानने को उत्सुक हूं कि कलकत्ता में क्या हुआ। तुम्हारा संजय। एक लंबा निश्वास निकल जाता है। लगता है एक बड़ा बोझ हट गया। इस अवधि में तो मैं अपने को अच्छी तरह तैयार भी कर लूंगी। नहा धोकर मैं सबसे पहले निशीथ को पत्र लिखती हूँ। उसकी उपस्थिति से जो हिचक से मेरे होठ बंद हो गए थे, दूर रहकर अपने आप ही टूट जाती है। मैं स्पष्ट शब्दों में लिख देती हूँ,
चाहे उसने कुछ नहीं कहा, फिर भी मैं सब समझ गई हूँ। साथ ही यह भी लिख देती हूँ कि मैं उसकी उसकी उस हरकत से बहुत दुखी हुई थी, बहुत नाराज भी। पर उसे देखते ही जैसे मेरा सारा क्रोध बह गया। इस अपनत्व में क्रोध भला टिक भी कैसे पाता। लौटी हूँ तब से ना जाने कैसे रंगीनी और मादकता से मेरी आंखों के सामने छाई हुई है। एक खूबसूरत से लिफाफे में मैंने उसे बंद करके स्वयं पोस्ट करने जाती हूँ। रात में सोती हूँ तो अनायास ही मेरी नजर सूने सूने फूलदान पर जाती है। मैं करवट बदल कर सो जाती हूँ। आज निशीथ को पत्र लिखे 5वां दिन है। मैं तो कल से ही उसके पत्र की राह देख रही थी, पर आज की भी दोनों डाके निकल जाती हैं। जाने कैसा सूना सूना अनमना सा लगता है सारा दिन। किसी भी काम में तो जी नहीं लगता। क्यों नहीं लौटती डाक से ही उत्तर दे दिया उसने। समझ में नहीं आता समय कैसे गुजारूं। मैं बाहर बालकनी में जाकर खड़ी हो जाती हूँ। एकाएक ही ख्याल आता है, पिछले 2.5 सालों से करीब इसी समय यहीं खड़े होकर मैंने संजय की प्रतीक्षा की है। क्या आज मैं संजय की प्रतीक्षा कर रही हूँ, या मैं निशीथ के पत्र की प्रतीक्षा कर रही हूँ? शायद किसी की नहीं, क्योंकि जानती हूँ कि दोनों में से कोई भी नहीं आएगा। और फिर निरुद्देश्य सी मैं कमरे में लौट पड़ती हूँ। शाम का समय मुझसे घर में नहीं काटा जाता। रोज ही तो संजय के साथ घूमने निकल जाया करती थी। लगता है यहाँ बैठी रही तो दम ही घुट जाएगा। कमरा बंद करके मैं अपने को धकेलती सी सड़क पर ले आती हूँ। शाम का धुंधला मन के बोझ से और भी बढ़ा देता है, मन के बोझ को और भी बढ़ा देता है। कहाँ जाऊं? लगता है जैसे मेरी राहें भटक गई हैं, मंजिल खो गई है। मैं स्वयं नहीं जानती कि आखिर मुझे जाना कहाँ है। फिर भी चलती सी रहती हूँ। पर आखिर कब तक यूं ही भटकती रहूंगी? हार कर लौट पड़ती हूँ। आते ही मेहता साहब की बच्ची तार का एक लिफाफा देती है। धड़कते दिल से मैं उसे खोलती हूँ। ईरा का तार था। नियुक्ति हो गई है, बधाई। इतनी बड़ी खुशखबरी पाकर भी जाने क्यों है, जाने क्या है कि मैं खुश नहीं हो पाती। यह खबर तो निशीथ भेजने वाला था। एकाएक ही एक विचार मन में आता है। क्या जो कुछ मैं सोच रही हूँ वह निरा भ्रम ही था, मात्र मेरी कल्पना, मेरा अनुमान? नहीं नहीं, उस स्पर्श को मैं भ्रम कैसे मान लूं, जिसने मेरे तन मन को डुबो दिया था, जिसके द्वारा उसके हृदय की एक एक परत मेरे सामने खुल गई थी। लेख पर बिताए उन मधुर क्षणों को भ्रम कैसे मान लूं, जहां उसका मौन ही मुखरित होकर सब कुछ कह गया था। आत्मीयता के वे अनकहे क्षण। तो फिर उसने पत्र क्यों नहीं लिखा? क्या कल उसका पत्र आएगा? क्या आज भी वही हिचक उसे रोके हुए है? तभी सामने की घड़ी टन टन करके 9 बजाती है। मैं उसे देखती हूँ। यह संजय की लाई हुई है। लगता है जैसे यह घड़ी घंटे सुना सुना कर मुझे संजय की याद दिला रही है। फहराते ये हरे पर्दे, या हरी बुक रैक, या टेबल, या फूलदान, सभी तो संजय के ही लाए हुए हैं। मेज पर यह रखा पेन उसने मुझे सालगिरह पल्ला कर दिया था। अपनी चेतना के इन बिखरे सूत्रों को मैं समेट कर फिर से पढ़ने का प्रयास करती हूँ, पर पढ़ नहीं पाती। हार कर मैं पलंग पर लेट जाती हूँ। सामने के फूलदान का सूनापन मेरे मन के सूनेपन को और अधिक बढ़ा देता है। मैं कसकर आंखें मूंद लेती हूँ। एक बार फिर मेरी आंखों के सामने लेक का स्वच्छ नीला जल उभर आता है, जिसमें छोटी छोटी लहरें उठ रही थी। उस जल की ओर देखते हुए निशीथ की आकृति उभर कर आ जाती है। वह लाख जल की ओर देखे, पर चेहरे पर कुछ कुछ अंकित उसके मन की हलचल को मैं आज भी इतनी दूर रहकर भी महसूस कर सकती हूँ। कुछ ना कह पाने की मजबूरी, उसकी विवशता, उसकी घुटन आज भी मेरे सामने साकार हो उठती है। धीरे धीरे लेक के पानी का विस्तार सिमटता जाता है और एक छोटी सी राइटिंग टेबल में बदल जाता है। और मैं देखती हूँ कि एक हाथ में पेन लिए और दूसरे हाथ की उंगलियों में बाल उलझाए निशीथ बैठा है। वही मजबूरी, वही व्यवस्था, वही घुटन लिए। वह चाहता है पर जैसे लिख नहीं पाता। वह कोशिश करता है बस, पर उसका हाथ कांप कर रह जाता है। ओह, लगता है उसकी घुटन मेरा दम घोंट कर रख देगी। मैं एकाएक ही आंखें खोल देती हूँ। वही फूलदान, पर्दे, मेज और घड़ी। आखिर आज निशीथ का पत्र आ गया। धड़कते दिल से मैंने उसे खोला। इतना छोटा सा पत्र। प्रिय दीपा,
तुम अच्छी तरह पहुंच गई, यह जानकर प्रसन्नता हुई। तुम्हें अपने नियुक्ति का तार तो मिल ही गया होगा। मैंने कल ही इरा जी को फोन करके सूचना दे दी थी और उन्होंने बताया था कि वह तार दे देंगी। ऑफिस की ओर से भी सूचना मिल जाएगी। इस सफलता के लिए मेरी ओर से हार्दिक बधाई स्वीकार करना। सच, मैं बहुत खुश हूं कि तुम्हें यहाँ काम मिल गया। मेहनत सफल हो गई। शेष फिर। शुभेच्छु, निशीथ। बस, धीरे से पत्र के सारे शब्द आंखों के आगे लुप्त होते जाते हैं। रह जाता है केवल शेष फिर। तो अभी है उसके पास कुछ लिखने को, कुछ शेष है? क्यों नहीं लिख दिया उसने अभी? क्या लिखेगा वह? दीप, मैं मुड़कर दरवाजे की ओर देखती हूँ। रजनीगंधा के ढेर सारे फूल लिए हुए मुस्कुराता सा संजय खड़ा है। एक क्षण में मैं उसकी संज्ञा शून्य सी उसे देखती रहती हूँ, मानो पहचानने की कोशिश कर रही हूँ। वह आगे बढ़ता है तो मेरी खोई हुई चेतना लौटती है और विक्षिप्त सी दौड़कर उससे लिपट जाती हूँ। क्या हो गया है तुम्हें? पागल हो गई हो क्या? तुम कहाँ चले गए थे संजय? और मेरा स्वर टूट जाता है। अनायास ही आंखों से आंसू बह चलते हैं। क्या हो गया? कलकत्ता का काम नहीं मिला क्या? मारो भी गोली काम को। तुम इतनी परेशान हो रही हो उसके लिए। पर मुझसे कुछ नहीं बोला जाता। बस मेरी बाहों की जकड़ कसती जाती है, कसती जाती है। रजनीगंधा की महक धीरे धीरे मेरे तन मन पर छा जाती है। तभी मैं अपने भाल पर संजय के अधरों का स्पर्श महसूस करती हूँ और मुझे लगता है यह स्पर्श या सुख या क्षण ही सत्य है। वह सब झूठ था, मिथ्या था, भ्रम था और हम दोनों एक दूसरे के आलिंगन में बंधे रहते हैं, चुंबित प्रतिचुंबित। और दोस्तों, ये कहानी खत्म होती है। आपने देखा कि हम रिश्तों को जितना आसान समझते हैं वह उतने होते नहीं हैं। मानवीय रिश्ते बहुत जटिल होते हैं। जिस इंसान से दीपा बहुत प्रेम करती थी एक समय पर, और फिर उसी इंसान से वो नफरत भी करने लगी, और वह जब इतने सालों बाद निशीथ से मिलती है तो वह फिर उसके प्रेम में पड़ जाती है। वह ये तक सोचती है अगर निशीथ उससे माफी भी नहीं मांग रहा है तो भी वह उसे माफ कर देगी, उसके साथ रहने को तैयार है। और वह उस समय ये सोचती थी कि वह संजय को छोड़ देगी। संजय उसका प्रेम नहीं है, वो तो बस एक सहारा था। और जब दीपा कानपुर आती है और निशीथ की तरफ से उसे पत्र में ऐसा कुछ नहीं मिलता है कि निशीथ उसके साथ कुछ आगे बढ़ाना चाहता है, तो फिर संजय को वह फिर संजय को ही प्यार करने लगती है और उसे लगता है कि यही सच है। निशीथ सब बस एक धोखा था, भ्रम था, बस मेरी भावनाएं बह गई थी। मेरा सच्चा प्यार तो संजय है, मेरा सहारा तो संजय है। और यहीं पर कहानी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लग रही हो, उपन्यास अच्छे लग रहे हो और आप और कुछ मुझसे सुनना चाहते हैं, कोई और कहानी, कोई और उपन्यास सुनना चाहते हैं, तो मुझे कमेंट करके